Good morning once again. Uh, Good morning, everyone. My name is Gajendra Nagpal, and I represent Share India and You Trade both, because both companies belong to the same group. चाहता हूं कि जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हम सब में से ही लोग हैं। ये अलग बात है कि वो जिस पेडेस्टल पे अभी पहुंचे हैं, वो पेडेस्टल उन्होंने बड़े हार्ड वर्क के बाद और बड़ी ही डिसिप्लिन अप्रोच के बाद हासिल किया है। तो हमें जाहिर सी बात है उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो टॉपिक है हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में हमारे जो ट्रेडिंग के वॉल्यूम को कैसे इंपैक्ट करेगा और हमारे रिटर्न्स को कैसे इंपैक्ट करेगा, और अगर उसको मिटिगेट करने के लिए हम कुछ कर पाते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया और तब मुझे कुछ ऐसी डेटा के बारे में जानकारी मिली जो अपने आप में आई ओपनर है। 2004 में पहली बारी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। शायद सरकार का ये पर्पस था उस पॉइंट इन टाइम पे कि भी बहुत मुश्किल रहता है स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को असेस करना या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को असेस करना। तो वहां पे कुछ कट करके एट सोर्स अगर हम कुछ टैक्स लगा देंगे तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होगा और सरकार का जो कॉफर्स है वो पहले की तरह भरते रहेंगे। तो उस पर्पस से एसटीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे हम सब ट्रेडर्स की यो जो जो अपना आ, जो जो कमिटमेंट है टू द गवर्नमेंट वो थोड़ी सी ज्यादा प्रोमिनेंट होके उभर के आए। अभी जो सरकार ने किया है, आई थिंक उसका बड़ा पर्पस ये है कि सरकार ये चाहती है कि जो बड़ी भयंकर पार्टिसिपेशन हुई है हमारे पिछले कुछ एक सालों में, जो पार्टिसिपेशन बड़ी बड़ी है, उनको शायद इस बात को लेकर थोड़ा सा शको शुबा है कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि इस प्रोडक्ट को, बिकॉज जाहिर सी बात है कि जो ऑप्शन प्रोडक्ट्स हैं ये काफी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स माने जाते हैं फ्रॉम द ग्लोबल जार्गनाइजेशन स्टैंड पॉइंट। तो उनकी कहीं ये शको शुबा है कि भी शायद उनको इतनी समझ नहीं है और वो रैम्पेंटली इस मार्केट में पार्टिसिपेट क्योंकि करते हैं और डेटा कहता है कि वो ज्यादातर लोग उनमें से नुकसान करते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये इंटेंट भी हो सकता है हो कि वो इन लोगों को मार्केट से थोड़ा डिसुएड करना चाहते हैं। अब रिकॉर्ड ये कहता है बाय द वे कि जितनी बारी एसटीटी को बढ़ाया गया है उसका ओवरऑल ट्रेडिंग वॉल्यूम के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये पर्टिकुलर मूव कितना इंपैक्ट डालने वाली है, सिर्फ वक्त ही बताएगा। लेकिन एक नंबर जो मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा, जो मैंने सोचा कि मैं आप सबसे शेयर करूं, वो नंबर ये है कि जब हमने इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया था 2019 में, जो एसटीटी की कलेक्शन थी टोटल वो थी लगभग 11,528 करोड़ रुपया। और 2024 में जो एसटीटी से कलेक्शन भारत सरकार की या फाइनेंस मिनिस्टर की या हमारी गवर्नमेंट के कॉफर्स की हुई है, वो हुई है 32,000 करोड़ रुपया। तो एक तरह से आप समझिए कि इतना बड़ा अगर ये गवर्नमेंट में टैक्स रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अब इसके बढ़ने के बाद या तो वॉल्यूम गिरेंगे, पार्टिसिपेशन कम होगी, या जैसे पहले होता रहा है कि इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ नहीं, शॉर्ट टर्म में 2-4-10 दिन 2-4-10 हफ्ते काम हुआ, बाद में फिर से वो बढ़ गया। तो मुझे लगता है कि इस पर्टिकुलर मूव से ये सरकार का खजाना अगले साल कम से कम 40-50% बढ़ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा टैक्स रेवेन्यू का सोर्स भी सरकार के लिए है। तो देखते हैं ऐसे आगे आने वाले समय में कैसे मार्केट इसको लेगी, और कैसे भारत सरकार का जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर को डिसुएड करना हो या टैक्स की पाई को थोड़ा सा बढ़ाना हो, वो अपने आप हमको पता चलेगा जब हम शायद अगले बजट तक पहुंचेंगे। हमारे यहाँ पे एक और बात यह है कि जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडेड हमारे यहाँ पे 2020 में थे वो 5 बिलियन लॉट्स हमने ट्रेड किए थे, लेकिन 2024 में ये 95 बिलियन लॉट्स हम ट्रेड कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो ग्रोथ हुई है पिछले 4 सालों में लगभग 20 गुना 19 गुना हुई है। शायद ये कहीं ना कहीं रेगुलेटर के लिए या सरकार के लिए थोड़ा सा रेड रेड फ्लैग है, जिसको लेके सरकार थोड़ी सी कंसर्न है। जो हमारे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 2020 में 34 ट्रिलियन रुपीस का वॉल्यूम था, और 2024 में ये वॉल्यूम बढ़ के हो गया 800 ट्रिलियन रुपीस। मतलब ये कि जो हमारा जीडीपी है उसका 2.75 टाइम्स
जो वॉल्यूम हो रहा है वो हमारा इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो एफएनओ मार्केट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये नंबर इतने स्टैगरिंग है कि कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपको स्केयर भी करते हैं। तो शायद जो भी कुछ डिस्कशन हम आज करने वाले हैं उसमें हम यू नो उसमें हम कैसे नेविगेट करेंगे, क्या क्या शायद कठिनाई आएगी, क्या क्या चैलेंजेस होने वाले हैं हम सब ट्रेडर्स के लिए। हम सब जानते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो एक मीनिंगफुल और सब्सटेंशियल पोर्शन हमारे ओवरऑल वॉल्यूम का कंट्रीब्यूट करती है। तो इन सब चीजों के वो ऊपर जानकारी मैं अपने एक्सपर्ट गेस्ट से लूंगा इस डिस्कशन। मुझे लगता है हम सब बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा, ना सिर्फ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ टू नेविगेट योरसेल्फ फ्रॉम द ट्रेडिंग, but also from the standpoint of how to manage yourself in a beautiful manner in life, and how do you create work life balance। आई थिंक उन सब के ऊपर भी थोड़ा बहुत हम जरूर टच अपॉन करेंगे एज आवर डिस्कशन विल कैरी वाटर। आई थिंक इन तीनों इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर आप तीनों का मैं तीनों का ओपिनियन चाहूंगा। तो मेरे ख्याल से हम भव्य विजय जी आपसे शुरू करेंगे। और आई थिंक इफ यू कुड स्पेंड सम टाइम ऑन दिस टॉपिक एंड सी व्हाट कुड बी योर गेम प्लान गोइंग। सर मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं शेयर इंडिया की एल्गोडस हेड करता हूँ। तो हेड करना मीन्स ये है कि ट्रेडर्स को नई एल्गोस की ट्रेनिंग देना, उनको सॉफ्टवेयर के बारे में समझाना, नई एल्गोस लाना, इंट्रोड्यूस करना, उसकी टेस्टिंग करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोऑर्डिनेशन करना। ये छोटे छोटे काम है जो मेरा रोल है शेयर इंडिया में। अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा। मैंने 2008 में शेयर मार्केट में काइंड ऑफ अपना करियर स्टार्ट किया था। और पता नहीं थैंकफुली या अनथैंकफुली 2008 का क्रैश आ गया मेरे ज्वाइन करते ही। तो शायद मैंने वर्स्ट से ही स्टार्ट किया है। जो वर्स्ट पीरियड था मैंने वही देखा। उस टाइम पे हम बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्टाइल था हमारा। एक आर्बिट्राज सिस्टम था जो मैनुअल ट्रेडिंग करते थे, इक्विटी खरीद के फ्यूचर बेचते थे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं थी। जो डिफरेंस होता था उस पे प्ले करते थे। फिर आया कोलोकेशन, उसमें टेक्नोलॉजी आई, ऑप्शंस आए, इंफ्रा कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट, स्पीड, लाइक नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। इट वाज अ टोटली डिफरेंट गेम। वो इवॉल्व होता रहा, सब कुछ होता रहा। कॉस्ट हाई हो गए, कॉस्ट हाई हुए तो सिस्टम्स बहुत ज्यादा अपग्रेड हुए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अब जैसे ये एसटीटी आई है, ठीक है, डेफिनेटली इट्स अ बिग स्टेप फ्रॉम गवर्नमेंट। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि गलत स्टेप है या सही स्टेप है। मैं तो आपको अपने जो हमारा ट्रेडिंग डेस्क है उस पे इसका क्या इफेक्ट होगा या उस पे हम कैसे उसको एब्जॉर्ब करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो क्या होता है कि जो हमारी एचएफटी ट्रेडिंग होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, उसमें कई सारे ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज भी होते हैं, कई हाई मिड फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। उसमें क्या होता है कि सिस्टम्स डिजाइन ऐसे होते हैं कि आपकी कॉस्ट उसमें इनबिल्ट होती है। जो भी आपके प्रॉफिट टारगेट्स होते हैं, आप उस हिसाब से आपके सिस्टम्स ट्रेड करते हैं। अब ये सिस्टम्स फुल्ली ऑटोमेटेड भी होते हैं, सेमी ऑटोमेटेड भी होते हैं, वो ट्रेडर इंस्टिंक्ट भी होता है, उसमें कई सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं। अब अगर मैं एक शब्द बोलूंगा तो ऐसा ना हो गवर्नमेंट सुन ले और वो ये बार बार एसटीटी बढ़ाते रहे, बट डेफिनेटली ये एचएफटी टाइप की स्ट्रैटेजी में इंपैक्ट होगा लिक्विडिटी का। लेकिन ट्रेडिंग स्टाइल में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं अब एग्जांपल देता हूँ कि आज से जब मैंने स्टार्ट किया था तो निफ्टी शायद 7-8 हजार थी, आज 25 हजार है। तो जो 7-8 हजार में जो निफ्टी का एक्सपेंस था और 25 हजार में जो एक्सपेंस है, वो डेफिनेटली मोर देन 3 टाइम्स है। तो अब हमारे ट्रेडर ये नहीं बोलेंगे कि जी कॉस्ट बढ़ गई, अब मैं ट्रेडिंग कैसे करूं। या आज एक ऑप्शन सुबह मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो वो 200 रुपए का है, अब वो थीटा डिके हुआ, वो 100 रुपए का रह गया। 200 रुपए की जो कॉस्ट है और 100 रुपए की जो कॉस्ट है उसमें फर्क है। तो अब कोई ये नहीं बोल सकता कि 200 रुपए में मैं प्रॉफिट नहीं कमा सकता क्योंकि खर्चा ज्यादा है, 100 रुपए में मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे कॉस्ट में चेंजेस आते हैं या कोई भी आ, हमारे
ये सारे चेंजेस आते हैं, उस हिसाब से हमारे एल्गो एडजस्ट करते हैं और उसमें इनपुट चेंज करने होते हैं बस। बाकी सारा उसके हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती है। एक इनिशियल इम्पैक्ट आता है, नो डाउट इसका इनिशियल इम्पैक्ट आएगा, थोड़ी लिक्विडिटी स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन पर्पस ये है कि जो रिटेलर्स हैं उनकी जो पार्टिसिपेशन है, और गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से रिटेलर्स को ऑप्शंस में नुकसान हो रहा है या डेरिवेटिव में नुकसान हो रहा है, वो खाली उनको सेफगार्ड करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज की डेट में इतने स्मार्ट इंफ्रा आ गए हैं, लॉजिक्स आ गए हैं कि मतलब पीपल हैव बिकम स्मार्ट इन एक्चुअली एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स एंड डेरिवेटिव्स। कोई भी ये जो भी खर्चे ऐड होते हैं, आज अगर मैं कोई ऑफिस रेंट पे लेता हूँ, हर साल रेंट बढ़ना है। अब मैं अगले साल ये थोड़ी ना बोलूंगा कि जी पिछले साल रेंट कम था, अब मेरा रेंट बढ़ गया तो मैं कैसे करूंगा, या मेरे स्टाफ का खर्चा बढ़ गया है, उनकी तो सैलरी हर साल बढ़नी है, तो हम उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं ये सारी कॉस्ट को। एसटीटी भी वो एक उसी टाइप का कॉस्ट का पार्ट है, तो वो उन चीजों को हम एब्जॉर्ब करते रहेंगे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करते रहेंगे, और आई थिंक it will impact initially, but over a period of time हम ग्रोथ की साइड ही जाएंगे। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि एब्जॉर्ब हो जाएंगी ये सारी चीजें। ओके, सो एज वी नो कि सबसे पहले जस्ट टू क्विक बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट सबके लिए कि माय नेम इज विशाल मेहता एंड आई बीन एन एल्गो सिस्टमैटिक एल्गो ट्रेडर सिंस 2018-19। उसके पहले ट्रेडिंग करता था मैन्युअली, और ट्रेडिंग करते करते बहुत कुछ सीखने को मिला था। सो एज भव्य जी ने बताया कि यू नो द थिंग इज लाइक हम लोग इवॉल्व होते हैं, वी स्टार्टेड इवॉल्विंग आवरसेल्व्स। एसटीटी जब भी चालू हुआ था तभी कम था, अभी बढ़ते 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 नाउ आई कैन गिव यू द फिगर्स। ऑप्शन में 0.06% था, उसका नाउ इट हैज मूव टू 0.10, which is definitely a 60% bump on the the cost. So SEBI came out with this circular, 9 out of 10 traders lose money, which was like eye opening. And we also talked about, like, after reducing the cost reducing the cost of कि भाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट डाल दोगे तो और ज्यादा ट्रेडर लॉस मेकिंग है, बट देन देर इज स्टिल अ गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडर्स हु मेक मनी। ओके, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एज भव्य विजय मेंशन, वी इवॉल्व। जो ट्रेडर इवॉल्व कर पाया वो सर्वाइव कर पाया, एंड विच इज इनफैक्ट नॉट ओनली इन ट्रेडिंग, इट इज अक्रॉस एवरीवेयर। कोई भी आप बिजनेस देखोगे तो यस वी से देयर इज गोइंग टू बी एन इम्पैक्ट। पर मैं थोड़ा एक अलग व्यू रख रहा हूँ इसके बारे में भव्य विजय जी से, कि मे बी दिस इज अ लिटिल kind of steep towards the transaction side. तो मे बी इन द शॉर्ट टर्म वी मे नॉट सी द इम्पैक्ट, क्योंकि आज मैं 100 लॉट ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 100 लॉट ही ट्रेड करूंगा। पर मैं जैसे जैसे देखते जाऊंगा कि भाई मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, देन आई वुड एडजस्ट माई सेल्फ, आई वुड एडजस्ट माई स्ट्रेटेजीज, आई वुड एडजस्ट दी न्यू रिजीम में कैसे मेरे को ट्रेड करना है। उसको कम से कम 2 या 3 महीना या 4 महीना लग सकता है। तो एज एन एल्गो ट्रेडर आई थिंक सो वॉल्यूम मे नॉट ड्रॉप, और एज ए ट्रेडर जो जिनकी आदत है 1500 क्वांटिटी मारनी की, वो 1500 क्वांटिटी मारते जाएंगे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे रियलाइज के 1500 क्वांटिटी में मुझे पहले इतना प्रॉफिट हो रहा था एंड ऑल ऑफ अ सडन अभी थोड़ा प्रॉफिट कम होने लगा है। सो देन दैट शिफ्ट विल कम। इट कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता है कि भाई पहले से ही मेरी क्वांटिटी कम कर दो, वो नहीं होता है। ओके, तो वो दैट विल कम एट अ सेकेंड स्टेज, वहां पे 4 या 5 या 6 महीने के बाद लोगों को ये एक रियलाइजेशन थोड़ा थोड़ा सिंकिंग होने लगेगा, नहीं भाई एसटीटी की वजह से शायद देयर विल बी एन इम्पैक्ट। दैट डज नॉट मीन पीपल विल स्टॉप ट्रेडिंग, दे विल इवॉल्व, राइट? एज किसी को इवॉल्व तो करना ही है, दैट इज व्हाट द फैक्ट विल बी। The another thing that will take a toll, not a toll, I would say, the kind of thing that you may need to change and which we are planning to do is कि स्ट्रेटेजी को थोड़ी स्मार्ट बनानी पड़ेगी। ओके, अब टिल नाउ अगर मैं एक ट्रेडर हूं और मैं एचएफटी तो डेफिनेटली वर्क्स ऑन द बिड आस्क स्प्रेड्स एंड एवरीथिंग, बट एज अ ट्रेडर हम लोग अभी तक मार्केट ऑर्डर्स मारते थे, जो भी प्राइस चल रहा था उससे 5% नीचे करके मारो, 3% नीचे करके मारो। नाउ आई एम गोइंग टू इनकर दैट कॉस्ट ऑफ एसटीटी, तो कहीं ना कहीं वो प्ले आउट हो रहा है मेरे बैक ऑफ द माइंड में। सो मे बी मैं आज की तारीख में 200 या 300 या 400 ट्रेड मारता हूं,
I'm increasing the turnover, and which is effectively increasing my STT. So there is time where I will increase, work on my execution capabilities. जहाँ पे मैं डायरेक्टली मार्केट ना मार के आई वुड वेट फॉर द बिड और आस्क टू कम इन, और वो 50 पैसा 30 पैसा 40 पैसा जो मैं एसटीटी में ज्यादा देने की ट्राई कर रहा हूँ, शायद उसको कंपनसेट करने की ट्राई करूँ. So there are certain things that we will talk about the strategy when we'll talk about how we are going to change on the strategy front. But definitely the move is right. The intended move was to reduce the participation, which will happen. But how it is going to kind of play out, we have to just wait and watch. विशाल भाई, एक छोटा सा फॉलो अप क्वेश्चन है. हाँ. जैसे अभी आपने कहा, नाउ आई वुड वेट फॉर द ट्रेड टू फर्स्ट कम टू मी एंड देन आई वुड वांट टू एग्जीक्यूट इट, रादर देन गेटिंग इनटू अ सिचुएशन वेयर यू 2% घटा के या 3% घटा के आप कर देते थे. तो इससे जो मेरी मार्केट में जो इम्पैक्ट कॉस्ट है, जो मेरी मार्केट में पार्टिसिपेशन है, जो मार्केट में कहते हैं कि जो जो मार्केट में फ्लिकरिंग होती रहती है, क्या उस पर कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा? अगर आप जैसे एचएफटी ट्रेडर्स ऐसे सोचना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल से मार्केट की जो नेचुरल काइंड ऑफ मूवमेंट है, जिसको हम कहते हैं कि एक जो नेचुरल मूवमेंट, जिसको हम वी ऑल कहते हैं आइडियल मूवमेंट है, उसमें कुछ आपको लगता नहीं है कि कुछ इम्पैक्ट होगा? 100%. तो इससे देखो 3 टाइप के प्लेयर है और यहाँ पे तीनों तीन अवेलेबल है, HFT, स्कैल्पर्स एंड एल्गो ट्रेडर्स, एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट दिस पैनल, राइट? सो HFT प्लेयर्स, उनका जो चेंज होगा वो उनकी जो बिड स्प्रेड होती है, जो मार्केट मेकिंग एल्गोज होते हैं, पहले वो 5 पैसा 10 पैसे के रेंज में बायर और सेलर के हिसाब से खड़े रहते थे. सिंस नाउ दे आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट, they are actually going to widen the range of the bid and ask spread. ओके. स्कैल्पर्स जो हमें लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको ट्रेड करना है और उनको ट्रेड करना है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रहने की, सॉरी आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ विजय, बट उनकी भी जो I would want to park that question for या बट हम लोग ये जो बिड आस्क स्प्रेड का जो बोल रहे हो, द बिड आस्क स्प्रेड इज गोइंग टू वाइडन अप फॉर श्योर, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो ऑन द शॉर्ट टर्म. सो व्हाट डू यू, विजय? Vijay bhai, I think he set the context already. Okay. And the natural Great, question great. that was to come to you from me is now come to you from Vishal Sure, Mehta. So please take it forward to the next level and enlighten us with your Definitely. thought process. Thank you, sir. Hope my voice is clear, loud and clear, and Yeah, it's everyone perfect. is You may good. carry Yeah. on. Great. So, sir, I just want to introduce myself. I'm Vijay Thakre. I am into the market from last 10 years. I am a manual trader. जैसे कि विशाल भाई is trading fully automated. Bhavya bhai is also into HFTs, and they are into algorithmic processes. And the different perspective about me as an option buyer or maybe an option trader would be कि when let's say algos are working, okay, they are working on a small margin, and they are working on quantity, or they are working on volumes. But I would say me as an option buyer, I am not working on too much of quantity, but my focus is कि समझो for example मुझे अगर लाख रुपए बनाना है, okay, अभी एसटीटी का इम्पैक्ट कैसे होता है और मैं उसको काउंटर कैसे कर सकता हूँ, ये मेरे व्यू पॉइंट से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि समझो आज के डेट में अगर मेरा खर्चा है कि 20-22%, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दिन में अगर लाख रुपए बनाता हूँ, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं पूरे महीने का अगर मेरा प्रॉफिट पीएनएल देखूं, तो मेरा जो एक्सपेंस आता है, एसटीटी हो, ब्रोकरेज हो, सारा कुछ मिला के 20% तक आता है. अब एसटीटी बढ़ने की वजह से मैं एज अ ट्रेडर मैं ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और ऑलवेज आई थिंक अबाउट बीइंग बुलिश, और आई थिंक अबाउट द फ्यूचर, बिकॉज हम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट हम ऑलवेज फ्यूचर को डिस्काउंट करना शुरू करते हैं, राइट? तो मैं ऐसे सोच रखता हूँ कि समझो आज एसटीटी इंक्रीज होगा, तो मेरा खर्चा आज 20% है, तो मे भी 22 या 25% होगा, बराबर? तो मैं उसको काउंटर कैसे करूंगा, या फिर मैं उसको पॉजिटिवली कैसे सोचूंगा कि अगर उतना खर्चा हो रहा है, तो समझो अगर मैं कोई ट्रेड में ऑन एन एवरेज 15 या 20 पॉइंट अगर ले सकता हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि मैं मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा कम रखूंगा, मैं अपनी ट्रेडिंग और थोड़ा प्रिसाइज करने की कोशिश करूंगा, और अगर मैं कोई ट्रेड में थोड़ा ज्यादा पॉइंट ले सकूं, तो मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा. तो मुझे क्या करना है कि अगर पहले तो जब वो रेट बढ़ेगा, उसके बाद मैं ट्रेड करने के बाद फिर मैं समझूंगा, पहले 3 महीने एनालाइज करूंगा कि मेरे परफॉर्मेंस में या फिर मेरे खर्चे में कोई इफेक्ट आ रहा है क्या. अगर वो इफेक्ट आ रहा है, समझो 22% हो रहा है या 25% खर्चा हो रहा है,
तो फिर जाके मैं एनालाइज करूंगा कि अच्छा ठीक है, ऐसा हो रहा है, तो मुझे उस पे एनालिसिस करके, मुझे थॉट प्रोसेस करके अपनी ट्रेडिंग को मॉडिफाई करने की जरूरत है, या फिर जो पॉइंट्स में कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ एक ट्रेड में, क्या मुझे उसको ट्विक करने की जरूरत है कि नहीं, मैं उसके बारे में सोचूंगा। और एक मैं व्यू आपको पॉइंट। विजय भाई, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये जो यस सर। एक्सपेंस है, मैंने उस पे एक मैच रन किया था। जो जो फ्यूचर्स पे वो 0.0125 से बढ़कर, जो बजट के बाद जो 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंट होने वाला है, वो 0.02% होगा। मतलब ओके। 0.0125 से 0.02%। इट इज राइट। ऑलमोस्ट राइज ऑफ 60% on the राइट। STT side. Similarly, on the option side, 0.0625 था अभी currently. This is going to be 0.1. तो ये भी राइट। ऑलमोस्ट अप टू 60% तक हमारी एसटीटी को लेके कॉस्ट बढ़ जाने वाली है। तो जो भी आप कह रहे राइट। थे कि 22 का 25 हुआ है, उतना कम नहीं है ये, उससे कहीं ज्यादा होगा। नहीं, ऑब्वियसली मैं थोड़ा ज्यादा होगा जब डेफिनेटली। आप ट्रेड करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा। जैसे भी विशाल मेहता जी ने कहा कि भाई, अब मेरे को मालूम है कि पहले मुझे इतना करके इतना मिलता था, 2-3 महीने में मुझे पता चल जाएगा एग्जैक्टली। कि इतना करके आप मुझे कितना मिल रहा है। So राइट। राइट। I think the intent here clearly is to make sure that this particular segment is taken away from the people एग्जैक्टली। who are kind of or the vulnerable section of society or whatever you तो may term them as. Please carry on, sir. एग्जैक्टली, तो मैं वही पॉइंट पे आऊंगा सर कि जैसे कि हमने डिस्कस किया कि समझो ओवरऑल खर्चा 20% है, अगर वो 25 से 30% तक जाता है एसटीडी पकड़ के, तो मैं ऐसे एज ए ट्रेडर सोचूंगा कि मैं, समझो अगर दिन में 10 ट्रेड लेता हूँ या फिर 5 ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे उसको कम करके कम से तीन तीन पे लाना पड़ेगा, या फिर मुझे अगर 10 ट्रेड ले रहा हूँ तो उसको कम करके मुझे 4 पे लाना पड़ेगा। तो आइदर मुझे वैसा करना पड़ेगा, या फिर मुझे वेट करके ट्रेड जो अपना नेचुरल प्रोसेस है उसको फॉलो करके फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में कितना खर्चा बढ़ रहा है। तो ये एक्चुअली गुड भी है, ये अच्छा भी है हमारे मार्केट के लिए, बिकॉज जो आपने एनालिसिस दिया, जो डेटा दिया, जो आपने शेयर किया, दैट इज मैसिव ग्रोथ। एंड डर लगता है एक्चुअली, एज ट्रेडर्स ऑल्सो हमको डर लगता है कि इतना भी वॉल्यूम मार्केट के लिए सही भी नहीं है, कई कई हद तक इतना भी मार्केट वॉल्यूम सही नहीं है। तो दिस विल डेफिनेटली काउंटर द इशू दैट द गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट, कि जो वॉल्यूम एक्सप्लोजन हो रहा है, डेफिनेटली मी एज ए ट्रेडर मैं हमेशा सोचूंगा कि उसको मैं कम कैसे करूं, या फिर उसको मैं इस हिसाब से कहाँ पे लाऊं कि मैं कोई ट्रेड में पॉइंट्स ज्यादा कैप्चर करूं। अगर मैं 10 ट्रेड मार रहा हूं तो मैं 5 मारूं, और उसमें पॉइंट्स कैसे करूं, ना कि मेरा भी लॉस हो और जो गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है उसको भी कंटिन्यू करते रहे। मेरे ख्याल लगता है कि जो मेरे तीनों गेस्ट हैं, इन सबका यही ओपिनियन है कि अभी हम थोड़े समय तक वेट एंड वॉच करते हैं। शायद हमें 8 से 12 हफ्ते लगेंगे इस बात को समझने के लिए कि भी जो ये नई चीज है, इसमें कैसे इम्पैक्ट होने वाला है। प्लस ऑल्सो एक देयर इज ऑल्सो अ टॉक दैट एक्सचेंजेस चार्जेस माइट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। तो अगर इफ यस। दैट इंडीड हैपेंस, तो शायद थोड़ा सा इम्पैक्ट इसका मिटिगेट भी हो जाए, थोड़ा सा अपने आप में ही कम हो जाए। तो वो सब चीजें आई थिंक इवॉल्व होंगी। बट एक बात तय है कि हमारी सारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है, इंक्लूडिंग माय गेस्ट हियर, they are of the opinion that we are ready for this particular challenge that the budget has thrown at us. And कहीं ना कहीं हम सबका ये वरी है कि जो स्टैगरिंग नंबर है, फॉर एग्जांपल 800 ट्रिलियन रुपीस का जो FY21 में वॉल्यूम हुआ है, which is 2.75% of the total GDP of this country, जब आदमी उस पर्सपेक्टिव में देखता है चीजों को, तो वाकई लगता है कि यार ये जो चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो वी गेट इनटू अ सिचुएशन जहां पे irrational participation हो रही है, और then we go into a deep correction, and that would take away many of the benefits that this market has been able to achieve, particularly the Indian capital markets in the world, वो जो आज हम कहते हैं फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये सब चीजें जो हमारे लिए कहते हैं कि इट्स अ फेदर इन आवर कैप, वी डोंट वांट इट टू सफर बिकॉज देयर आर लार्जर इश्यूज एट हैंड एंड देयर आर लार्जर स्टेक। वो सब जर्नी देखी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ट्रेडिंग और आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे इवॉल्व हुई है ओवर लास्ट 5-7 इयर्स। जैसे भव्य विजय ने he touched upon something when he started about telling us about how his career has been evolved. but भव्य भाई प्लीज 2 मिनट अगर लगा कि अगर आप और थोड़ा सा उस पर प्रकाश डाल पाए, हम सब के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच।
बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। विद टाइम डेफिनेटली सारा ट्रेडिंग स्टाइल इवॉल्व होता है। जो आज 10 साल पहले या 15 साल पहले एक शेयर मार्केट को एक रिस्की प्लेटफॉर्म बोला जाता था, रिस्की इन्वेस्टमेंट बोला जाता था, आज लोग अवेयर्ड हो रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, यंग यंग लोग स्टडी कर रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी वो न्यूज बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं रह गई है, बहुत कम रह गई है। लोग एनालिसिस करते हैं, स्टॉक अपने आप चूज करते हैं, जो एनालिस्ट है उनके व्यूज देख के, सबको कंपेयर करके फिर इन्वेस्ट करते हैं। या अगर उनको डेरिवेटिव में भी ट्रेडिंग करनी होती है तो आ, सही बोलूं तो विशाल मेहता और विजय ठाकरे जैसे लोगों के वीडियोस देखकर, उनसे एजुकेट होके लोग, स्मार्ट लोग तभी इन्वेस्ट करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते हैं अपने यूज के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कॉपी और पेस्ट करते हैं, एक्चुअली वही लोग लूजर होते हैं। जो समझ के अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, हो सकता है मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, आपका कुछ और है, विजय भाई का अलग है, विशाल मेहता का अलग है। तो लेकिन इन लोगों का बेस्ट पार्ट यही है कि ये सबको एजुकेट करते हैं कि, और हमें, जैसे एक बुफे होता है, बुफे में आपको फ्रूट्स खाने हैं या हेल्दी खाना है, या आपको एग खाना है, नॉन वेज खाना है, वेज खाना है, आपके पास सारे ऑप्शंस होते हैं। तो इसीलिए मार्केट, मैं तो बोलूंगा इट्स इट्स अ वास्ट फील्ड। आप अपने हिसाब से कुछ भी पिक एंड चूज कर सकते हो, उसको चेंजेस कर सकते हो। डेफिनेटली नुकसान वही करता है जो कि म- अब मार्केट कंडीशन के साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करता, अपने सिस्टम में चेंजेस नहीं लाता, जो एक जिद पे अटक जाता है कि नहीं, मैंने इस स्ट्रैटेजी में 2 साल पैसा कमाया है, अब ये कैसे लॉस में हो सकती है। और मैं रेडी नहीं होता उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि नहीं, मार्केट कंडीशन हैव चेंज, आई हैव टू चेंज द स्ट्रैटेजी। मे भी हो सकता है कि छोटे से चेंजेस हो, या हो सकता है कि मेरे को स्ट्रैटेजी ही चेंज करनी पड़े। बट अगर मैं ये चेंजेस नहीं लाऊंगा, डेफिनेटली वन डे आई विल फेल। जो चेंजेस लाता रहेगा, ये सब कंडीशन है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि ऑप्शन चाहे 1,000 रुपए का है चाहे 100 रुपए का है, मैं उसमें ट्रेड करता हूँ। तो 1,000 रुपए से मैं ये नहीं सोचता कि उसका एक्सपेंस बढ़ा है। मैं 1,000 रुपए की ऑप्शन करूंगा तो मैं प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस उस हिसाब से करूंगा। मैं 100 रुपए की ऑप्शन में प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस उस हिसाब से करूंगा। तो ये सब टेम्पररी चीजें हैं। डेफिनेटली ये एक बड़ा इम्पैक्ट है, मैं इसमें बिल्कुल मना नहीं कर रहा। बट आप अपने आप को चेंजेस लाते रहोगे अपने सिस्टम में, अपनी स्ट्रैटेजी में, तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी बाकी सबको आ सकती है। सो यू हैव टू बी अ स्टेप अहेड ऑफ द मार्केट, भव्य विजय ऑफ ने एक बात एवरीबडी। बड़ी पर्टिनेंट कही है कि भाई, अगर आप अपने आप को समय के हिसाब से बदलोगे नहीं, एंड यू कंटिन्यू टू लिव इन द पास्ट, देन यू आर गोइंग टू बिकम हिस्ट्री। विजय ठाकरे साहब, आपका क्या ओपिनियन है? हाउ हैव योर स्ट्रेटजीज इवॉल्वड ओवर लास्ट 10 years since you've seen how the market has evolved? यस सर। ओके, तो सर मैं एक पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ कि मैं एक ऑप्शन ट्रेडर हूँ और मैं चार्ट्स देख के ट्रेड करता हूँ, राइट? तो जब मैं चार्ट्स देख के ट्रेड करता हूँ तो हम एक व्यू बनाते हैं। एक बुलिश व्यू होता है, एक बेरिश व्यू होता है, राइट? तो बुलिश व्यू होता है तो उसके लिए कोई पैरामीटर्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया, कुछ थॉट प्रोसेस होता है, और बेरिश व्यू के लिए भी सेम होता है। ओके, तो जो गवर्नमेंट ने टैक्सेशन जो भी चेंजेस लाए हैं, तो उसको मैं दोनों तराजू में तोलना चाहता हूँ और मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि इसके गुड थिंग्स भी क्या है और नेगेटिव पॉइंट्स भी क्या हो सकते हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि ठीक है, नेगेटिव तो हमने ये समझा कि अच्छा टैक्स बढ़ने वाला है, ओके, बट लेट्स थिंक अबाउट द अदर साइड ऑल्सो, कि दूसरा साइड भी सोचते हैं कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो क्यों हो रहा है, और उसके बेनिफिट्स भी क्या हो सकते हैं ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव। कि सिर्फ एज अ ट्रेडर मैं नहीं सोचना चाहता हूँ, मैं एज अ कंट्री या फिर एज अ पर्सन ऑफ द नेशन, मैं उससे उसके बारे में सोचना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट क्या है, या फिर गवर्नमेंट किस तरह सोच रहे हैं कि हमने 10-12 साल से स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है, मार्केट को एक ताकत दी है। अगर हम सर देखें आज, आज जापानीज मार्केट जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनका मार्केट 25% फॉल हुआ है, और हमारा मार्केट मुश्किल से 4 या 5% गिरा है। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट आवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग टू अस एज अ नेशन एंड अस एज अ मार्केट ऑल्सो।
तो ये जब हम देखते हैं, और अगर हम देखें कि बाकी वर्ल्ड के कंपैरिजन में हमारे मार्केट्स ने कितना ग्रो किया है, अगर परसेंटेज वाइज भी देखें या फिर इकोनॉमी वाइज भी देखें, जहाँ जो आपने बताया सर कि फ्राइजाइल 5 से लेकर आज हम वर्ल्ड के टॉप 5 में आ गए हैं, राइट? तो गवर्नमेंट हमसे क्या बोल रही है कि जब मैं 1 रुपए खर्चा करता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो मुझे इकोनॉमी से 9 रुपए रिटर्न आता है, राइट? और उसके सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होते हैं हम एज ए कैपिटल मार्केट। बिकॉज़ जो हम फ्यूचर डिस्काउंट करते हैं और हमारा कैपिटल मार्केट जिस तरह से ग्रो होता है लिक्विडिटी के हिसाब से, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ के हिसाब से या फिर वेल्थ के हिसाब से, जो लोगों का ग्रोथ होता है, तो गवर्नमेंट हमसे ये कह रहा है कि अगर मैं तुमको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके दूँगा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट लाऊँगा, मैं इक्विटी मार्केट्स को भी एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा, तो मुझे क्या चाहिए, एक परसेंटेज ऑफ टैक्स एज़ अ बेनिफिट चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे लिए और काम कर सकूँ। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन, या फिर हम इस तरह सोचे कि इससे अगर हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी, आज हम सोचे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट थोड़ा ज्यादा है, या फिर हमारी कंट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है इसके ऊपर कि हमारा टैक्सेशन अपना पेट्रोलियम और उसका जो इंपोर्ट बिल है वो ज्यादा है। इसीलिए आज हमारी सॉवरेन जो रेटिंग है वो सबसे कम है, जिसको जंक माना जाता है। तो हमारी गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर हम टैक्सेस थोड़ा और पे करें, थोड़ी मुश्किल हम अगर सहे, तो अगर हमारी सॉवरेन रेटिंग बढ़ जाती है, तो हम एज अ कंट्री बहुत कि आज हमारे पास टेम्परेरी डिफिकल्टी है कि थोड़ा-सा हमारा कॉस्टिंग बढ़ने वाला है। बट ओवर टाइम अगर हम सोचे कि अगर आज निफ्टी 25,000 है, अगर निफ्टी 35 या 50,000 हो जाए, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी भी हम लोग ही होंगे। ठीक है। Fair point, fair point. No, I think so. Vijay is a very dear friend, and when he says something, I really listen to him, whatever he says. So brilliant point, and I think so. Sometimes हम लोग ट्रेडर की अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, हमारे पीएनएल से इतने बिजी हो जाते हैं कि we forget to look at the bigger picture and the real story behind why they are charging us. So thanks Vijay a lot. So coming to the point that you raised, Gajendra ji, how are my strategy or our, so when I say my, it is not me, it's my team. ओके मैं अकेला बंदा नहीं हूँ, मेरे पीछे 2 3 4 लोग हैं जो सोच रहे, बता रहे, कर रहे हैं. सो ऑल क्रेडिट टू देम आल्सो हाउ वी हैव इवॉल्वड एज अ ट्रेडर. सो वी स्टार्टेड आउट 2000. आई बीन इन द मार्केट 2002, लेकिन वही मैन्युअली ट्रेडिंग करते थे, प्रॉफिट लॉस की जर्नी चलती थी. 2018-19 where something called systematic trading came to my world, where I said कि बॉस मैं ट्रेडिंग तो अच्छा कर लेता हूँ लेकिन एग्जिट में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो वहीं पे मेरा पैसा लॉस होता है, तो एग्जिट को मैं कैसे मैनेज करूं. एंट्री तो मेरी अच्छी थी, एंड दैट्स वेयर आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग सिस्टमैटिक एग्जिट रूल्स. और वो करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी में डेफिनेटली कोई इंप्रूवमेंट हुआ है. लेकिन देन अगेन आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट एंड एवरीथिंग, एंड देन मेरी एंट्री भी मिसिंग हो रही थी. तो व्हाट टू डू विथ एंट्री, एंड दैट्स वेयर द कंप्लीट एल्गो सॉल्यूशन केम इनटू द पिक्चर कि भाई कंप्यूटर ही लॉजिक बनाए, कंप्यूटर ही एग्जिट करे. So I started out very simply when 2019-20 में after 20 COVID crash के बाद जो wall बढ़ी थी, I am also the biggest beneficiary of that COVID crash on IV, and I was trading 920 straddles, which is very famously known in Twitter. Okay, 920 straddles, और trust me बहुत पैसा बना था. 2021 तक वो चला. 22 के बाद वीकली ऑप्शंस आने चालू हो गए. तो ऑल ऑफ अ सडन कोई भी एक एल्गो ट्रेडर जब भी कोई भी स्ट्रेटेजीज बनाता है तो वो बैक टेस्टिंग करता है. और बैक टेस्टिंग में हमने देखा कि 920 स्ट्रेडल की एज धीरे धीरे कम होनी चालू हो गई. एंड देयर इज समथिंग यूज्ड टू बी कॉल्ड एज टाइम बेस्ड स्ट्रेडल. एक बार मत मारो, पूरे दिन मारते रहो, स्ट्रेडल्स ट्रायंगल्स जो भी है. तो देन फ्रॉम 920 स्ट्रेडल्स वी मूव टू टाइम बेस्ड स्ट्रेडल्स, एंड देन एज द मार्केट इवॉल्व. और ये स्ट्रेटेजी जैसे विजय ने बोला कि यू इवॉल्व, राइट. ऑल ऑफ अ सडन मार्केट हैड आफ्टर 22 जीरो डीटी वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जहां पे एवरीडे एक एक्सपायरी आने लगी. ऑल ऑफ अ सडन हमारी स्ट्रेटेजीज पूरी जीरो डीटी की टुवर्ड्स गियर्ड होनी चालू हो गई. नाउ आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ओके, विच विल ब्लो यू अवे. इज जब भी हम लोग मार्केट में मोबाइल फोन्स आए थे, राइट, तो बड़े बड़े नोकिया के फोन थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, यू यूज्ड टू हैव इट लाइक पॉकेट में भी नहीं डाल सकते थे. फिर वो लोगों ने बोला नहीं नहीं भाई इसको छोटा करो, तो और छोटा किया, तो भाई एक फ्लिप वाला फोन आ गया, या छोटा सा फोन आ गया, नोकिया 2210 ऐसा कुछ था.
फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं इससे भी छोटा करो, तो लोगों ने क्या किया कि भाई फ्लिप ले लिया, छोटा सा एक फोल्ड ले लिया। उन्होंने बोला नहीं नहीं इससे भी छोटा करो, तो भाई वो रिस्ट वॉच पे मोबाइल आने लगे। एंड आई रिमेम्बर गूगल और उन लोग तो ट्राई करे कि हैंड के ऊपर ही आ जाए, देयर इज नो मोबाइल रिक्वायर्ड। ऑल ऑफ अ सडन इनकन्वीनियंस होना चालू हो गया। लोगों ने वापस बोला कि नहीं नहीं ये तो जम नहीं रहे, बात करनी है लेकिन मेरे को बहुत सारी चीजें भी करनी, तो मोबाइल फोन बड़े होने लगे, राइट। अभी फोल्ड 2 आया है, फोल्ड लाइक 2 स्क्रीन पे आया है, फोल्ड 4। अभी सैमसंग इज ट्राइंग के वापस हम लोग वो पुराने वाले बड़े बड़े फोन्स पे चले जाए। सेम थिंग इज हैपनिंग टू द मार्केट एंड रिटर्न्स। व्हेन वी स्टार्टेड आउट मंथली एक्सपायरीज जहां पे रिटर्न्स थे, देन धीरे 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 वीकलीज आने लगे, तो लोगों ने वीकलीज पे रिटर्न बनाने चालू किए। धीरे धीरे जीरो डीटी पे आ गए, और आपको पता लगेगा कि हाँ भाई जीरो डीटी पे रिटर्न बन रहे। ऑल ऑफ अ सडन जीरो डीटी पे रिटर्न बनने बंद हो गए। ओके, नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू द वीकलीज एंड इवेंचुअली विल गो टू मंथली, राइट। क्योंकि एसटीटी इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। अभी मेरा वरी सबसे ज्यादा वो है कि लोग अभी जो महंगे ऑप्शन बेच रहे थे वो बेचना कम कर देंगे। मे बी दे विल स्टार्ट सेलिंग मोर डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, बट अगेन लकीली इन्होंने मार्जिन बढ़ा दिया है, तो वो एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि कैसे वो दोनों को कंपनसेट करे। इन द लास्ट पॉइंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरी लिसनर शुड थिंक अबाउट इट, एसटीटी बढ़ रहा है वो फैक्ट है, ठीक है। व्हाट वी कैन वर्क इज द अदर कॉस्ट, एंड आई विल समवेयर काइंड ऑफ प्रमोट यूट्रेड अगेन, जहां पे आपके पास फिक्स कॉस्ट वाले मॉड्यूल्स है, जहां पे 5,000 रुपया या 3,000 रुपया या जो भी एक मॉडल आप बना रहे हो, जहां पे आपको ट्रांजेक्शन कॉस्ट मतलब ब्रोकरेज कॉस्ट आपकी सेव हो रही है, that will compensate your STT increased cost. So you would really want to think about Share India or the UTrade originals or UTrade algos, जहां पे अपनी एक फिक्स कॉस्ट रहती है और which will compensate for other. तो विजय भाई, क्या ऐसी परिस्थिति आप देख रहे हो कि भाई when increased use of technology would kind of render the human intervention irrelevant? ऐसा भी कुछ हो सकता है? बिकॉज आपके यहाँ पे जैसा मैं देख पा रहा हूँ, you and Bhavya Vijay and Vishal Mehta are two extremes of the same spectrum. While on one side you are the one who is manually doing a lot of things, and these two gentlemen are usually doing a lot of things supported by machines, and they allow the machine to take to get the better of them. मतलब वो मशीन से दिमाग मशीन को अलाउ करते हैं कि उनको ओवरवेलम कर ले, जबकि आप अभी अपना अपना विजडम, आपका सेंस ऑफ जजमेंट उसको यूज करके करते हो। तो आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड? वेरी गुड पॉइंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन सर। तो ये जो इशू है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली अभी हम फेस कर रहे हैं एज अ मैनुअल ट्रेडर, कि एल्गोरिथम्स आर ओवर पावरिंग जो हम कर रहे हैं एज अ मैनुअल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि समझो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं हम, ओके। तो पहले पहले कैसा होता था कि समझो अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हैं या फिर ब्रेकडाउन ट्रेड ले रहे हैं, तो ब्रेकआउट ट्रेड अगर ले तो इमीडिएटली हमको उसमें 50-100 पॉइंट या फिर ऑप्शन में एक स्मूथ मोमेंटम मिलता था, ओके। बट अभी एल्गोरिथम जो आए हैं या फिर मोस्टली जो एचएफटीस एल्गोरिथम्स है, वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ है, ऑप्शन बाइंग की तरफ नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही स्पाइक्स आते हैं, तो बहुत सारे एल्गोरिथम्स उसको सेल करते हैं, या फिर बहुत सारे एल्गोरिथम्स उसको वो ऑप्शन प्राइसिंग को दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमने ये बहुत ऑब्जर्व किया है रिसेंटली, स्पेशली जब से जीरो डीटी आया है। और मैं काइंड ऑफ थोड़ा खुश भी हूँ कि ये इसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा कि जीरो डीटी छोड़ के थोड़ा वीकली एक्सपायरी होगी, बिकॉज रीजन ये है कि ऑप्शन प्राइसिंग थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, या फिर ऑप्शन प्राइसिंग का जो मूव है वो थोड़ा स्मूथ हो जाए, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। तो जो आपका क्वेश्चन था कि हम कैसे टैकल कर रहे हैं या फिर हम उस बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ऐसा है कि एज अ ट्रेडर हमको बहुत फास्ट होना जरूरी है, स्पेशली हम जब इंट्राडे कर रहे हैं और उसमें भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, तो हमारा डिसीजन मेकिंग हमको इम्प्रूव करना पड़ रहा है, और हमारा रिएक्शन टाइम जो है उसको भी हमको बहुत अच्छे से इम्प्रूव करना पड़ रहा है। तो ये चैलेंजेस, दिस इज अ एवर गोइंग चैलेंज, एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एवर गोइंग क्वेश्चन अराउंड मैनुअल एंड एल्गो। और मतलब देर आर लॉट ऑफ सेलर्स एंड लॉट ऑफ एल्गो ट्रेडिंग, सिस्टमैटिक एल्गो ट्रेडिंग हो रही है। तो इन अ सेंस इसका फायदा देखिए, हर चीज का फायदा नुकसान सब कुछ है। सो इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है कि इट्स इट्स द बेस्ट, अगर मैं कॉकटेल बोलूं तो इट्स अ मिक्स, इट्स अ सेमी ऑटोमेटेड थिंग कि वो ट्रेडर डिस्क्रिशन पे आ जाए,
कि कब ट्रेड करना है, क्या करना है. सो मैं अगेन वही बात बोलूंगा, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, जैसे विशाल ने बोला कि 920 की एक स्ट्रैटेजी है, वो स्ट्रैटेजी नहीं फेल होती, क्योंकि सब लोग 920 कर रहे हैं, इसलिए वो स्ट्रैटेजी चेंज करनी जरूरी है. तो कोई वो 920 कर रहा है, कोई 930 कर रहा है, कोई 940 कर रहा है, कोई प्राइस देख के कर रहा है, कोई टाइम से कर रहा है, कोई इंडिकेटर बेस्ड कर रहा है. तो इसी से ही हर आदमी अपने में एक डिफरेंट है. तो नथिंग इज जनरलाइज, नथिंग इज रॉन्ग, नथिंग इज राइट. दिस इज व्हाट आई थिंक. विशाल भाई, very briefly, your opinion on this? कि ह्यूमन इज ऑलवेज नीडेड. आज की तारीख में आप बोलते हो कि ह्यूमन विल लाइक विद टेक्नोलॉजी कमिंग इन ह्यूमंस विल बी रिडंडेंट. आंसर इज नो. आज की तारीख में एल्गो चालू करने वाले और बंद करने वाले भी हम ही हैं. बजट के दिन भी हम ही बंद करते थे, क्योंकि हम लोग वी कैन नॉट टेक दैट एक्सेस अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी. सो ह्यूमन इज गोइंग टू बी देयर. आज की तारीख में 95% वॉल्यूम इन यूएस इज थ्रू एल्गोस, बट ह्यूमंस आर स्टिल देयर. सो स्ट्रेट फ्रंट आंसर, ह्यूमन ही रहेंगे और रहने वाले हैं. इट्स जस्ट दैट द वे यू ट्रेड will change. The most pertinent question that I can see on the message board is, एक सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया हुआ है ऑन ऑप्शन मार्केट्स. उसको रैशनलाइज कैसे करना है, उसको कैसे ज्यादा सिक्योर करना है. हमारे एक लिसनर गुरविंदर सिंह जी हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा है भव्य विजय साहब आपसे. तो आपका मैं ओपिनियन चाहूंगा इसके ऊपर, अगर आपको जानकारी है उस कंसल्टेशन पेपर के बारे में, तो प्लीज उस पर थोड़ा सा अपना राय व्यक्त करें. सर, उस कंसल्टेशन पेपर में 6-7 पॉइंट्स हैं, जिसमें कि जो मेन है, एक तो कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने वाला है. जो अभी 6-7 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो फर्स्ट स्टेज में वो 15 लाख एक्सपेक्टेड है, और सेकंड स्टेज में वो 30 लाख एक्सपेक्टेड है. तो उसका इम्पैक्ट छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स पे आ सकता है डेफिनेटली, जिनके पास कम कैपिटल है और वो फिर भी ट्रेड करना चाहते हैं. तो उन पे एक इम्पैक्ट आ सकता है. वीकली एक्सपायरी के लिए उनके क्वेश्चंस हैं सेबी के, सो दे आर नॉट एक्चुअली कंफर्टेबल विद दिस जीरो डीटी थिंग कि 5 दिन एक्सपायरी हो रही है. उस पे इम्पैक्ट आएगा. प्लस जीरो डीटी पे जो मार्जिन्स लगते हैं वो बढ़ जाएंगे, उससे भी इम्पैक्ट आएगा. ओवरऑल वो कंसल्टेशन पेपर इज अ वेरी टफ थिंग. तो मेरा सजेशन ये है कि एक लिंक हम आपसे शेयर कर सकते हैं, तो हम सेबी को अपना व्यू दे सकते हैं, अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि हम किस चीज में कंफर्टेबल हैं, किस में नहीं है. तो एंड दे आर ओपन टू एक्सेप्ट दैट सजेशंस. तो हम एक लिंक शेयर कर देंगे सारे गेस्ट के साथ. तो उस लिंक पे जाके वो लोग अपने जो भी व्यूज हैं वो शेयर कर सकते हैं. डेफिनेटली ये जो कंसल्टेशन पेपर है, जो हम आज एसटीटी के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप एक और वेबिनार रखेंगे उस कंसल्टेशन पेपर के लिए, जब वो फाइनल रूल आ जाएगा, क्योंकि इट विल बी मोर स्ट्रिक्टर देन दिस वन. तो मेरा ये मानना है कि देखिए, जो जो कंसल्टेशन पेपर है, ये सरकार ने, सेबी ने अभी पब्लिक ओपिनियन के लिए खुला छोड़ा हुआ है. आई थिंक 17 अगस्त इज द लास्ट डेट. मेरी आप 20th सबसे है शायद, गुजारिश है, 17th या 20th. हाँ, 20th अगस्त. 20th है. तो आप, मेरी गुजारिश है आप सबसे कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, अपने ओपिनियन डालें, ताकि हम भी बता पाए रेगुलेटर को कि भाई जो लार्जर ऑडियंसेस हैं वो इस कंसल्टेशन पेपर को लेकर इनका क्या ओपिनियन है. देखो, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए हमारा ओपिनियन मैटर करता है, और ये सोचना कि ये किसी और का काम है, आई थिंक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से शर्क करना होगा. आई वुड एनकरेज एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन अ वेरी मीनिंगफुल मैनर, कॉम्प्रिहेंसिवली सोच समझ के उसको रिस्पॉन्सिव करें, ताकि जो भी फैसला इवेंचुअली हो वो हमारे सबके लिए हितकारी हो. अच्छा, एक सचिन बंसल साहब ने सवाल पूछा है, आई डोंट नो वेदर यू कैन कमेंट ऑन दैट और नॉट. इसकी retailer make money through option by putting in low capital? Who would want to take this question? Maybe Vijay. बायर विजय भाई. Vijay bhai, Yeah, please. see, मैं ऐसा बोलूंगा कि कैन रिटेल मेक मनी थ्रू ऑप्शन बाइंग विद लो कैपिटल. पहले ये सोचना पड़ेगा कि लो कैपिटल, वो डेफिनेशन पहले ये सोचना पड़ेगा कि लो कैपिटल मतलब कितना.
कि इज इट 50,000, इट इज 1 लाख, 2 लाख और 5 लाख। ओके, तो मैं सबसे एक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम सोचे कि फॉर एग्जांपल हम कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और कॉलेज की समझो फीस है 50,000 रुपीज। ओके, तो अगर हम बस वो 50,000 फीस पे करके क्या हमें जॉब मिल जाएगी या क्या हम ग्रेजुएट हो जाएंगे? नहीं होंगे, राइट? तो हम ग्रेजुएट कब होंगे? जब हम उस कॉलेज में अच्छे से सीखेंगे, उस कॉलेज में टाइम स्पेंड करेंगे, 4 साल का हम हमारा ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर एक बार डिग्री मिल जाए फिर हमको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। तो मार्केट ऑल्सो वर्क्स इन द सेम वे कि हम ये सोचे कि मेरे पास पैसा कम है या ज्यादा है, उससे अच्छा हम उस पर फोकस करें कि मुझे कम से कम 4 या 5 साल मार्केट में इसीलिए देने हैं कि मेरे को पहले सीखना है। कैपिटल इज अ डिफरेंट पार्ट। पहले तो मुझे इस थॉट प्रोसेस से आने पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअली है क्या, और मुझे कम से कम 4-5 साल देने हैं सीखने के लिए। जब मैं सीख जाऊं फिर मुझे अपने आप मार्केट बता देगा कि कौन सा कैपिटल साइज मैं जो एसेट क्लास ट्रेड करने वाला हूं, वो उसके लिए कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो मैं आई टोटली अग्री विद विजय एंड मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मेरे जो फ्रेंड्स एंड फैमिली है वो बोलते हैं यार तुम्हें ट्रेडिंग की नॉलेज है हमें भी बता दो। तो मैं कहा ठीक है बता दूंगा। तो वो बोले कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहा 1.5-2% महीने का। कह रहे यार ये कोई रिटर्न है? तो मैं कहा हाउ मच रिटर्न यू एक्सपेक्ट? कह रहे कम से कम 10% 15% महीने की होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई देख दो चीजें हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल दे गेट कंफ्यूज विद द दिस इन्वेस्टमेंट एंड दिस ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट जैसी रिटर्न चाहते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। उनका जो कंसेप्ट है वही गलत है। इसीलिए वो अब जैसे वो सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपए ऑप्शन में बाय करके और उसमें 50,000 कमा लूं। और जैसे विजय भाई ने बोला है आज हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई भी एजुकेशन लेते हैं उसमें 4 या 5 साल लगते हैं हमें एजुकेट होने में या ब्रेक इवन आने में। यहाँ पे शेयर मार्केट में लोगों को इन्वेस्ट करते ही रिटर्न चाहिए कि आज लगाया है तो अगले महीने प्रॉफिट क्यों नहीं आया, 3 महीने हो गए अब क्यों नहीं प्रॉफिट आया। दे डोंट हैव अ बिग व्यू, मतलब टाइमलाइन उनका बहुत कम है। दे वांट मतलब दे सी स्टॉक मार्केट एज अ मिरेकल कि आपने पैसा डाला और मशीन चलनी स्टार्ट होगी और आपने यू स्टार्ट माइनिंग मनी। तो अच्छा, इसी वजह से लोग नुकसान करते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। एक मृदु मृदु स्मॉय एक मेरे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने कहा है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ऐसा स्टॉक मार्केट में क्यों कहा जाता है? विशाल मेहता जी, इफ यू कुड टेक दिस क्वेश्चन एंड देन वी कंक्लूड फ्रॉम देयर। नहीं, आई थिंक सो ये उसका प्रीमाइसिस ही है। आप अगर सोचोगे तो 1929 में एक क्रैश आया था, ठीक है? वो एक ग्रीड एंड फियर, क्योंकि ह्यूमन हु मेक्स द मार्केट, यू एंड मी। अगर एल्गो भी आ जाता तो मैंने जैसे बताया हु मेक्स द मार्केट, यू नो, ह्यूमन बीइंग ऑन्स द मार्केट, ह्यूमन बीइंग ऑफ्स द मार्केट। जब भी आपको डर लगता है वो डर हमेशा ज्यादा रहता है, जब भी आपको ग्रीड होती है वो थोड़ी कम होती है। ये जो बिहेवियर है, ह्यूमन विल नेवर चेंज। हाँ, उनकी इंटेंसिटी चेंज होगी। तो 1929 ले लो, 1987 क्रैश ले लो, 1992 हर्षद मेहता, 2002 केतन पारेख, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड 2020 कोविड क्राइसिस। ये सब में ग्रीड ओवर पावर्ड दी, सॉरी, द फियर ओवर पावर्ड द ग्रीड। पहली चीज, वी रिएक्टेड द सेम वे। स्मार्ट ऑफ द स्मार्ट पीपल ऑल्सो फेल्ट फियरफुल। खाली 2020 का एक क्रैश था। आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि बाकी सब क्रैश हैपन ड्यू टू फाइनेंशियल रीजन। 2020 was the only reason where it happened due to a, what do you call it, अपना medical reasons or whatever reasons। पर ये जो बाकी फाइनेंशियल क्रैशेस है, द वे ह्यूमन बीइंग रिएक्ट्स इज द सेम। और अगर मैंने चार्ट भी खोल दिया ना, तो 1929 का चार्ट, 1987 का चार्ट, 2008 का क्रैश का चार्ट इज सिमिलर, एकदम पिक्चर परफेक्ट सिमिलर। So yeah, human being is going to react the same way again and again and again and again and again and again. I can keep on reporting again. क्वेश्चन पूछा है कि ये एसटीटी से यू ट्रेड एल्गो में क्या फर्क आएगा। तो लेट मी टेल यू वन थिंग। सो यू ट्रेड एल्गो के पीछे हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है स्ट्रैटेजी डिजाइन करने में, उसको एनालाइज करने में, और हम उसको हर 15 दिन में रिविजिट करते हैं। कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो कुछ है। तो डेफिनेटली
जैसे मैंने आपको बताया था, हम अपनी एल्गोज में चेंजेस लाते हैं, उसको रिवर्क करते हैं, रीडिजाइन करते हैं। तो यू ट्रेड एल्गोज भी हम उसी सिस्टम के हिसाब से, उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे एसटीटी के इम्पैक्ट के हिसाब से, वी विल डेफिनेटली इवॉल्व the algos as per the changes. So not to worry about it. Our expert team is behind the product. Thank you, Bhavya Vijay, for giving that word of encouragement. Thank you very much, my dear guests, my dear friends, Vijay Thakre Saab, Bhavya Vijay, Thank you. and Vishal Mehta. Thank you. It Thank was, Thank you, sir. Thank you.